हेलो एवरीवन। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर द पंडित का जो लाइव मॉक होता है आप उसमें इंग्लिश का एनालिसिस करो और हमें वो समझना है। तो दोस्तों आज हम द पंडित के लाइव मॉक का जो हुआ था 10वां मॉक, उसमें इंग्लिश का एनालिसिस आपके सामने करने वाले हैं। और दोस्तों हम आज इसमें जो कवर करेंगे वो कंसेप्ट अप्रोच देखेंगे, ग्रामेटिकल अप्रोच देखेंगे। यार ये फिट बैठ रहा है ये भी देखेंगे, बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ग्रामेटिकल अप्रोच हम नहीं पकड़ पाते हैं तो नहीं बन पाता है। और इसके बाद एलिमिनेशन अप्रोच भी देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य से संघर्ष कर रहा हूँ तो बीच में अगर वॉइस लड़खड़ाए तो माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों इसमें पूरा आपको एनालिसिस मिलेगा और सारे अप्रोचेस आप सीखेंगे। ये अप्रोचेस जब आप सीख जाएंगे तब आप अव्वल दर्जे के स्टूडेंट होंगे जिनसे कभी मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इस सेंटेंस को आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, दे डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट येट इवन दाउ द डेडलाइन वाज यस्टरडे। दोस्तों ये एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा दोस्तों। जब मैं आपसे पूछूं, देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा यहाँ लिखा है दे डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट येट इवन दाउ द डेडलाइन वाज यस्टरडे, यानी कि कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने की बात की जा रही है कि डेडलाइन कल का ही था लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। देखिए मैंने हिंदी में भी बोल दिया नहीं हुआ है। इसका स्पष्ट रूप से ये मतलब है कि यानी कि ये फर्स्ट में जो आपका ग्रामेटिकल कंसेप्ट यूज किया गया है वो पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है, जिसमें आपका इसमें निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका इस्तेमाल किया गया, जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। बट यहाँ पर दोस्तों येट का इस्तेमाल किया गया है। और जब कभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ जो आपका एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं, कुछ एडवर्ब वाले जो फ्रेज होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं, वो बेसिकली दोस्तों उसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे अगर आप येट ही देखिएगा, येट का मतलब होता है अब तक। येट का क्या मतलब होता है? अब तक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जस्ट भी इस्तेमाल होता है जिसका मतलब तुरंत होता है। इसके अलावा जस्ट नाउ भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। इसके बाद रिसेंटली भी इस्तेमाल होता है ना दोस्तों, सब लिखते भी जाइएगा। और लेटली का मतलब होता है हाल में ही, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अप टू नाउ ये भी जनरल रूप से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे, पास्ट में नहीं देखेंगे, है ना। तो दोस्तों अगर एक और एग्जांपल मैं करूं आपसे बात, तो फ्रीक्वेंटली भी आप देख सकते हैं। आप ये लिख लीजिएगा, जब कभी ये एडवर्बियल फ्रेज आपको देखने को मिले तो आप एक बात समझ लो मेरे भाई कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। तो इस पूरे पार्ट में ये A, B, C और D में आपका A पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर येट का जो इस्तेमाल किया गया है इसके हिसाब से यहाँ पर डिड नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैवंट होना चाहिए, यानी हैव नॉट। क्यों हैव नॉट होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा और सेंटेंस तब कंप्लीट होगा कि दे हैव नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट येट, अभी तक उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, हालांकि जो डेडलाइन कल का ही था। तो यहाँ पर रिसेंटली जो घटना हो रही है वो बीती हुई घटना की चर्चा प्रेजेंट में की जा रही है, इसीलिए दोस्तों हैवंट का इस्तेमाल होगा। और जो मैं आपको एडवर्बियल फ्रेज यहाँ पर बताया हूँ उसका मैक्सिमम तौर पे दोस्तों इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। एक एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। यहाँ का मतलब क्या हुआ कि मैंने रिसेंटली हाल में ही उसे नहीं देखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ। जो मैंने ये लिखा सब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरल रूप से इस्तेमाल होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें ए पार्ट में एरर है और कहाँ सही करना था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आया था, सी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। दोस्तों इसमें तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए 2 चीज़ को। कि सबसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ पर लड़की है, सी वह लड़की है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर दोस्तों ये समझना पड़ेगा, बैठा कर चेक कीजिए। देखिए सी रिमेन्ड ए बैचलर ऑल हर लाइफ, ये सटीक बैठ रहा है, ठीक है। सी रिमेन्ड ए मैरिड, सी रिमेन्ड अनमैरिड, ए अनमैरिड का ये सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि अन आ रहा है इसमें, अन आ रहा है, इसका मतलब एन का इस्तेमाल होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। सी रिमेन्ड ए सिंगल ऑल हर लाइफ, ये आपका ठीक ठाक बैठ रहा है लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक स्पिंस्टर, सी रिमेन्ड ए स्पिंस्टर ऑल हर लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी एक सटीक बैठ रहा है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो बैचलर होता है, बैचलर किसको कहते हैं? आप ही सोचिए। आप जब पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आप रूम लेते हैं तो आप लड़का है ना कहता है कि आप कहते हैं कि भैया कोई बैचलर वाला रूम मिलेगा, या वो मकान मालिक कहेगा यहाँ केवल बैचलर लोग के लिए रूम है, ठीक है। तुम शादीशुदा हो, तुमको पत्नी नहीं ना, बैचलर मने होता कुमारा, ठीक है।
हिंदी ज़्यादा मुझे आता है। बैचलर मैंने क्या होता है दोस्तों, कुमारा होता है, यानी ये स्पेशली बॉय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, यस या नो, क्योंकि यहाँ पर सी लड़की है, इसलिए दोस्तों स्पिंस्टर ही सही होगा, जिसका मतलब होता है कुमारी, एक कुमारी पर गई भारी, अच्छा मतलब गाना था, तो समझ में आ गया। इसीलिए क्या होगा, सी रिमेंड अ स्पिंस्टर ऑल हर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला है कि भाई इसमें क्या फिट बैठ सकता है। ही इज इक्वली एज टॉल एज हिज ब्रदर बट दे बोथ टावर ओवर देयर क्लासमेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादातर समझ गए कि भाई इसमें कंपेयर करने की बात की जा रही है। अच्छा, एज नाउन ए प्लस एज करके हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे सी इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पर एज प्लस ये करके कंपेयर किया जाता है, आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन में, आपको पता है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज़ समझिए, ही इज इक्वली एज टॉल एज, माने यहाँ पर तो गलती काम हो रहा है ना, इक्वली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एज प्लस नाउन प्लस एज का। इसका मतलब ये दोनों तो संदर्भ एक ही रख रहा है, तो जब एक ही रख रहा है तो बार बार इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये अननेसेसरी यूज हो गया, या तो ये यूज कर देता नहीं तो ये यूज कर देता, दोनों का इस्तेमाल क्यों किया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोस्तों गलती हुआ है, कौन सा गलती हुआ है, दैट इज द मिस्टेक ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, रिडंडेंट यूज, अब अनावश्यक इस्तेमाल है ना। तो यहाँ पर इनको इक्वली काटकर एज ही कहना चाहिए, तो ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, मीनिंग भी स्पष्ट लग रहा है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कुछ विशेष चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझिएगा और उम्मीद मुझे होगा कि आप इसे समझ के दिमाग में उतारिएगा भी, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ ऐसा इस्तेमाल जो है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल रिडंडेंट हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप कभी भी कोई सेंटेंस देखिएगा तो अगर उसमें ड्यूरिंग लिखा है, मैं आपको ये पढ़ा भी दूंगा, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, पूरे अवधि या के दौरान होता है ना। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, इसमें पीरियड का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए ये दोनों तो एक ही है ना, पीरियड का मतलब भी होता है कि कोई अवधि की बात की जा रही है, ड्यूरिंग का मतलब भी बात की जा रही है। जब दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये अननेसेसरी अनावश्यक यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार लिखा भी रहता है बहुत जगह आपको एरर के लिए, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वार, पीरियड ऑफ वार। दोस्तों ये ग्रामर के हिसाब से गलत है, क्योंकि ये दोनों स्पष्टता एक ही प्रकार के मीनिंग रख रहे हैं। या तो आप पीरियड ऑफ वार यूज कीजिए, नहीं तो ड्यूरिंग ऑफ वार कीजिए यूज, ठीक है, या ऐसा आप यूज कीजिए, इसके एक साथ इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने, जैसे हम कहते हैं ही इज अ कावर्ड पर्सन या कावर्ड मैन, यानी कि वह क्या है, एक कावर्ड पर्सन है। कावर्ड का मतलब समझते हैं कि डरपोक टाइप का, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कावर्ड का मतलब ही होता है कि एक ऐसा आदमी जो डरपोक हो, जिसको डर लगे। तो यहाँ मेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात, मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत लोग क्या कहते हैं, सपोज इफ लगा देते हैं, सपोज इफ, ठीक है दोस्तों, ये भी अननेसेसरी है ना। क्यों, क्योंकि सपोज का मतलब ही मानना होता, इफ का मतलब भी मानना होता, तो भाई मान 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 बढ़िया से मान, ठीक है। तो अब क्यों इस्तेमाल, या तो सपोज इस्तेमाल करो, नहीं तो इफ इस्तेमाल करो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और एक बड़ी बात, अनलेस हो गया या अनटिल हो गया, ये आप समझो मेरी बात, ठीक है, या फॉरबिड हो गया, इसके साथ बचना चाहिए नोट लगाने का। क्यों बचना चाहिए, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। तो फिर नोट लगाकर क्या दिखाना चाहते हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो नोट लगाकर, मैंने समझ रहे हैं मेरी बात, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। एक और मेनर और वर्सेस मेनर्स, दोस्तों ये जो सवाल पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मेनर माने दोस्तों तरीका होता है, जिस तरीके से आप काम करते हैं। मैनर माने जिस वे में आप किसी काम को करते हैं उसको मैनर कहा जाता है, द वे यू डू द एनी वर्क। और मैनर्स का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, एटिकेट। तो आप अपना पेटी बांधकर इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आप ये लिख दीजिएगा कहीं लिखा देखिएगा, द यंग मैन हैड नो मैनर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मैनर्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है बउआ, बुझ लो हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर भी ग्रामेटिकल इनकरेक्शन है, इसको सही करना है। इनलाइटमेंट इज अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। ये सही लग रहा है कि इनलाइटमेंट क्या है, कि कोई चीज़ का ज्ञान एक अगर हमको आ जाए तो हम रिलैक्स्ड, हमारा अवेयरनेस जो है, सोच बोधगम्यता आराम हो जाता है। ये भी सही हमको लग रहा है, ठीक है। आई ऑलवेज प्रीफर स्टेइंग इंडोर्स टू गो आउट ऑन अ समर डे।
आई फील समथिंग फिशी इन इट, समथिंग फिशी, ठीक है, बट स्टिल आई हैव टू स्टडी द सेकेंड वन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, दिस इज करेक्ट बिकॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आपका वर्ब आईएनजी आता है, जिरन फॉर्म आता है, ठीक है, ये भी सही है। नीदर द जज नॉर आई एम रेडी टू अनाउंस, नीदर नॉर इसमें भी सही लग रहा है, ठीक है। द हु इज द विनर इज, तो ये भी हमको ठीक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ग्रामेटिकल सब कुछ सही है, इसमें भी ग्रामेटिकल सब कुछ सही है, बट हेयर इज एरर इन इट, क्योंकि मैंने बोला समथिंग फिशी, क्योंकि पढ़ने में भी अजीब लगता है। एक तो इसमें सही है कि प्रीफर के बाद देन नहीं होता, प्रीफर के बाद आपका टू का इस्तेमाल होता है जब कंपेयर करते हैं, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैरेललिज्म को मेंटेन नहीं किया है। पैरेललिज्म समझते हैं मतलब क्या? जैसे आप मान लीजिए ब्राह्मण है, ठीक है, आपके पिताजी ब्राह्मण कुमारी ब्राह्मण लड़की से शादी करना चाहते हैं, ये पैरेललिज्म हुआ। अगर मान लीजिए ब्राह्मण होकर दूसरे कास्ट से शादी कर लेते हैं तो ये पैरेललिज्म ब्रेक हो जाएगा इसमें, तब आप रॉन्ग हो जाएंगे, आपको परिवार से निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से एक सेंटेंस में भी होता है, जब दो वर्ब यूज करते हैं और उसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर यू कैन सी टू इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन हेयर, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर वर्ब एग्री करना चाहिए, वर्ब मस्ट एग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आई ऑलवेज प्रीफर, यहाँ पर स्टेइंग लिखा हुआ है, प्रीफर वर्ब है, उसके बाद स्टेइंग हमने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर प्रीफर वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म यानी जेरंड का इस्तेमाल आपने कर लिया, या सिंपल आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया सिंपल भाषा में समझने के लिए। अब यहाँ पर इंडोर्स के बाद टू कंजंक्शन इस्तेमाल किया और उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, गो आउट इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। यहाँ पर इसी के हिसाब से इट शुड बी गोइंग आउट, क्या होना चाहिए, गोइंग आउट। तो ये कई बार पैरेललिज्म देखना पड़ता है कि क्या सच में पैरेलल चल रहा है कि नहीं, और इस पैरेललिज्म के कंसेप्ट को आप भली भांति नाइदर में भी डिस्कस, नाइदर नोर में भी देख सकते हैं, आइदर और में भी देख सकते हैं। आराम से जब आप गौर से देखेंगे ना तो आपको स्पष्ट चल जाएगा कि यहाँ पर पैरेललिज्म मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देखोगे आप तो नाइदर दी जज, उसके बाद नोर के बाद आई एम, यहाँ पर भी आप देखो तो द जज का इस्तेमाल किया गया है। एक तरह से आप देखो नाउन को मेंटेन करके रखा गया है, यहाँ पर भी आपको मेंटेन करके रखा गया है, ठीक है। तो ये एक मेंटेनेंस होता है ना, जो मेंटेनेंस अगर गड़बड़ाता है तो उसी को हम कहते हैं भाई वर्ब मैच नहीं कर रहा है, पैरेललिज्म कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब मस्ट मैच, और इसको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कहिए, हम एक वीडियो इस पर डाल देंगे, ठीक है। ये तो बच्चा भी बता देगा। हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी के तहत कर दिया बीजेपी ने, है हिपोक्रेसी माने होता है पाखंड, ठीक है। पाखंड मतलब क्या आप समझ ही रहे ना, बड़ा पाखंड तुम कर रहे हो। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग भी गलत है, ये स्पेलिंग भी गलत है और ये भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट ऑन द ट्रुथ, ट्रुथ पर चढ़ना है क्या, गेट ऑन, समझ नहीं आ रहा भाई, इसको कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रुथ पे चढ़ोगे क्या या जारी रखोगे ट्रुथ को? चलो समझते हैं क्या इसका मीनिंग निकलता है। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा ये ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि हमारा ये भाई साहब ड्यूटी है। कौन सा ड्यूटी है मेरे भाई, तो ये तो समझाओ पहले। ये देखो मैं आपको जो बार बार स्पष्टीकरण कर रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना चाहिए। देखिए पीछे मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, आई होप आप वो समझ गए होंगे मेरे एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। इसको थोड़ा आप ध्यान से पहले समझो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, राइट, तब आप हमें बताना। एक मिनट दोस्तों देखो यहाँ पर एक तो है गेट इनटू, उसके बाद गेट एट है और गेट टू है, नो इम्प्रूवमेंट है। तो इसका ऑप्शन तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, इस तीनों में से एगो कोई हो सकता है। नहीं सर कैसे नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। इस सब का पहले मेरा काम है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है और मेरा सबसे पहला काम है कि हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो समझते हैं पूरा मीनिंग। चलो देखो, अब गेट इनटू का मतलब हुआ कोई चीज़ में घुस जाना, है ना, क्लियर है बात। गेट इनटू का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ में घुस जाना या शामिल हो जाना, ठीक है, क्लियर बात। जैसे कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे किसी चीज़ में शामिल हो जाना, जैसे आप कोई अच्छा कॉलेज में शामिल हो जाओ अपने हाई स्कूल के बाद, अपने स्कूलिंग के बाद, है ना, तो गेट इनटू का मतलब शामिल हो जाना या घुस जाना होता है। इसके बाद गेट एट का मतलब होता है कोई चीज़ को इंडिकेट करना, इंडिकेट करना। पहले सबका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद लगाएंगे टिक, ठीक है, और क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम टीचर है, आपका मेरा समझाना काम है, समझना। ये दो मीनिंग हो सकता है। गेट टू, टू हम हमेशा जब इस्तेमाल करते हैं, अटैच करते हैं प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई लक्ष्य है, कहीं तक पहुंचना है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई कोई चीज़ को इनिशिएट करना या स्टार्ट करना,
ठीक है, या कहीं रीच करना, पहुंचना, ये हो सकता है। अब ये सब हम मीनिंग समझ लिए। अब एक और समझना है, गेट ऑन नहीं कहता, हाँ गेट ऑन जारी रखो, कंटिन्यू करो, नहीं कहता है भाई गेट ऑन, तू गेट ऑन रखना, तू गिव अप मत करना, तू एसएससी का प्रिपरेशन गिव अप मत करना। गेट ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, जारी रखना, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा ड्यूटी तो नहीं है कि हम सत्य को जारी रखें, नहीं, सत्य को जारी रखा नहीं जा सकता, सत्य को समझा जा सकता है। ट्रूथ कैन बी अंडरस्टूड नॉट टू बी कंटिन्यूड। सो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत, क्योंकि हम सत्य को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद तो ये दो को गलत है, तो ये भी तो गलत है ना, गेट ऑन भी गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा, गेट एट, है ना। इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ, दिस शुड बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। और आई होप आपको ये समझ में आएगा, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछे गए चुके हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन, ये था, आगे बढ़ गया नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। अब बउआ ये तो आसान है, सबसे बन गया होगा मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश एक्सप्रेस मच प्रैग्मेटिक इन्फॉर्मेशन। इंग्लिश जो है बहुत सारा प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल होता है, प्रैग्मेटिक का यानी कि आप कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमको कह रहा भाई सिनोनिम्स बता दो एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस का सिनोनिम्स होता है राजधानी, यानी एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, कोई चीज़ को कन्वे करना, है ना। समझ रहे मेरे बात को ना, तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि कंट्राडिक्ट माने मिथ्या होता है, ठीक है, जस्ट ये नहीं हो सकता है। प्रोवोक माने क्या होता है, उकसाना, ठीक है, जैसे कि अभी पाकिस्तान पहलगाम अटैक पे बहुत लोग प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कन्वे मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, तो ये हो सकता है एक्सप्रेस और कन्वे सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। और डेनाई का मतलब होता है मना करना, इग्नोर यानी मना कर देना। ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, इट इज़ सो सिंपल, और तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इनकोहेरेंट। दिस इज ऑलरेडी रिपीटेड मोर देन 20 to 30 टाइम इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, इन निगेटिव प्रीफिक्स है, और कोहेरेंट का मतलब होता है संगत, जो चीज़ सही हो, और इन निगेटिव प्रीफिक्स लगाए तो जो सही नहीं हो, असंगत, इररिलेवेंट। ये इसका, अब इसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं अनइक्वल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। डिसऑर्गेनाइज्ड भी ऑलमोस्ट इसके आसपास है, क्योंकि जो चीज़ असंगत है वो ऑर्गेनाइज्ड होता नहीं है, तो ये लगभग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनकोहेरेंट का, जबकि हमको एंटोनिम्स पूछा था। हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और डिटैच्ड का मतलब अलग होना होता है, ये कहीं से इससे कोई रिलेशन रख नहीं रहा है, तो एक ऑप्शन बन रहा है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है भाई जिसके पास बोधगम्यता हो, जो चीज़ों को समझे, जिसको भगवान बुद्धि दिए हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है इंटेलिजिबल। और इनकोहेरेंट का कुछ सिनोनिम्स मेरे तरफ से गिफ्ट में लेके चले जाओ, ठीक है। क्या ले सकते हो, बताओ। कॉम्प्लेक्स, और इसका एंटोनिम्स एक लेकर चले जाओ, एंटो, दैट इज कोहेरेंट, ठीक है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जेन इज एनवाई डैश मी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा इसमें मीनिंग निकलता है इसमें, लेकिन हमें यहाँ तक ये लगता है कि ये बहुत बच्चे गलत बनाए होंगे। क्यों, देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये लगता है भाई पेसी फॉर्म में, जैसे हम इसको लिखने की कोशिश करें, INY जेन, ठीक है, ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अगर इसका पेसिव हम बनाएं तो होगा जेन इज एनोइड। अब यहाँ पर मेन है कि भाई विथ, ऑन, ओवर या क्या अगेंस्ट। देखिए अब सबसे पहले आप जब फीलिंग्स को इसमें जनरेट करेंगे ना, तो सबसे अच्छा सुनने में यही लगेगा, जेन इज एनवाइड विथ मी, जेन इज एनवाइड ऑन मी। अच्छा, तुम पे चढ़कर वो गुस्सा करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ऑन तो लगेगा नहीं, मतलब एक फीलिंग्स के बता रहे हैं। वैसे तो आपको बताएंगे ही ना कि एनवाई का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जेन इज एनवाइड अगेंस्ट मी, अच्छा ये तो नहीं सही लग रहा है, मेरे अगेंस्ट में एनवाई कर रहे हैं, नहीं ये नहीं लग रहा है। अच्छा, ओवर भी लगभग मेरे ऊपर चढ़ के घूम कर एनवाई कर रहे हैं, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो एक ऑप्शन बचता है विथ। ये फीलिंग्स हुआ मेरे भाई, कब आता है, ऐसे नहीं आता है, ये फीलिंग्स आता है जब तुम लंबे समय तक मोक्ष को अटेम्प्ट करोगे तब, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज सर व्हाई विथ इज यूज्ड हियर, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एनवाई। एनवाई का मतलब आपको होता है वैक्स करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एट और विथ को लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एट मने हो जाता है somebody, ठीक है, किसी पर। अगर एट नहीं तो क्या,
अब ध्यान से समझिएगा सर ये कैसे हो गया, एट माने somebody और ये मतलब सर, देखिए अगर आप एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चलिएगा तो हम एनवाइड मैंने यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आई हैव डन सम मिस्टेक्स हेयर, मैं उल्टा लिख दिया हूँ। एक मिनट, इसको सही कैसे करें, इसको मिटाएंगे कैसे, कहाँ से, अच्छा इसको काट देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं somebody, क्योंकि विथ ज़्यादातर लगता है व्यक्ति के साथ, somebody माफ़ कीजिएगा, एनवाई विथ somebody होगा। और एट जो लगता है, एट दोस्तों आपका लग जाता है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ, या समथिंग आप ले सकते हैं, समथिंग में ऑब्जेक्ट कवर होता है। एनवाई एट कोई चीज़ पर, एनवाइड विथ समबडी कोई पर्सन हो सकता है। तो याद रहेगा, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लैरिटी आ गया, माफ़ी मैं चाहता हूँ, मैं शायद उल्टा बोल दिया हूँ, ठीक है। आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, एनवाई विथ माने कोई पर्सन के साथ, एनवाइड एट माने कि कोई वस्तु के साथ, ठीक है। याद आपको रहेगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आई वाज एनवाइड एट योर बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर बिहेवियर क्या है, कुछ चीज़ है, ठीक है, आदत जिसे कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर एट इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। और जैसे एक और लेते हैं, आई वाज एनवाइड विथ यू, मैं तुमसे एनवाई हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में, यहाँ पर्सन के साथ तो विथ, और यहाँ पर कोई समथिंग, जैसे बिहेवियर समथिंग है, कुछ चीज़ है, आदत जैसे कोई चीज़ है, तो उसके साथ एट लग गया, राइट। कई बार हमसे भी टंग ट्विस्ट हो जाता है। बीन निप्ड इन द बेड तो नहीं होना, बर्ड होना चाहिए, ठीक है, बेड लिखा हुआ है। तो निप्ट इन द बर्ड का मतलब होता है, ये तो ऑलरेडी बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, बढ़ने से पहले कुचल डाना, मोर देन 10 टाइम्स एसएससी में पूछा हुआ है, बढ़ने से पहले कुचल जाना। तो टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज चांस टू डेवलप, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर ए फ्रेंड ऑफ मी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर मी इज रॉन्ग, हेयर शुड बी माइन। ये तो बहुत आसान है, बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड से अधिकार का दिखाता है कि वो मेरा दोस्त है जो उस मिनिस्टर के बगल में बैठा हुआ है। बिसाइड का मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड का पोजीशन दिखा रहा है, जब पोजीशन दिखाता है, पोजीशन आप कहिए, तो उस स्थिति में अधिकार के रूप में माइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अधिकार ही दिखाता है। अच्छा, अगला है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है कि कोई चीज़ को खारिज कर देना। सिनोनिम्स पूछा रहा है, पोस्टपोन्ड हो सकता है। बाकी इंडिफरेंट का मतलब जो चीज़ अच्छा नहीं हो, आप कह सकते हो उसको इंडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड वाली चीज़ें, ठीक है। डिफाई का मतलब आपको पता ही है, डिसरिगार्ड करना, किसी का अवहेलना करना, डिसरिगार्ड आप कह सकते हैं, ओके। डिफर आपको पता ही होगा। और उसके बाद दोस्तों एक और चीज़, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि ये जो दिया गया है वर्ड, तो सबसे पहले आप देखिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक्सेल कैसे कर सकते हैं, जब एसएससी के पीवाईक्यू पर आप अच्छा पकड़ बना ले, ठीक है। और मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर हाउस इज एडॉर्न विथ ब्यूटीफुल एंटिक ऑर्नामेंट्स। अच्छा, एडॉर्न का, अच्छा ये भी याद रखिएगा, देखिए एक RF मतलब प्रीपोजिशनल पार्ट आ गया, एडॉर्न विथ, ये भी याद रखिएगा, है ना। मैं इसमें कुछ नहीं बताया था, मैं भूल गया बताना, ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ प्रीपोजिशन है, जब आप वॉइस बनाएंगे या जब प्रीपोजिशन देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल आप ये कीजिएगा। देखिए एडॉर्न विथ, इसके अलावा सरप्राइज एट, देखिए सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, राइट। उसके बाद डेकोरेटेड विथ, इस सब एकदम जब भी यूज होगा, आप जब भी पैसिव वॉइस यूज कीजिएगा इसमें ये फिक्स है लगेगा। जैसे नोन टू, जैसे सी इज़ नोन टू मी, ना है कि नोन बाय मी, ठीक है। इस समय सी इज सरप्राइज्ड एट मी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। देखिए जैसे वैक्स्ड एट भी इस्तेमाल होगा जब भी पैसिव में इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। जैसे थ्रॉन्ग्ड विथ मतलब एकदम भीड़ से भरा हुआ, ये सब आप याद रखिएगा बिल्कुल, कहीं पर भी दिखे टपका दीजिए। अब अगला है, एगो तो एडॉर्न विथ भी है। अगला है एंटिक। ऑर्नामेंट में तो आपको पता ही होगा, जो ज्वेलरी वगैरह होता है उसको, ठीक है। एंटिक का मतलब क्या होता है? एंटिक का मतलब दोस्तों होता है जो प्राचीन हो,
प्राचीन, यानी आप ओल्ड कह सकते हैं, एनिसेंट कह सकते हैं एंटिक का सिनोनिम्स के रूप में। और अब हमें कह रहा है कि इसमें इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स क्या हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है ना। तो अप्रोप्रिएट क्या होगा, अभी जो पुराना है तो उसका क्या होगा, एंटोनिम्स दिखी गया यहीं पर, रिसेंट हो जाएगा। अब ये कॉमन तो होगा नहीं, आपको पता है जो जनरल हो कॉमन, इनोवेटिव मैंने जो नया तरीका को, ये भी होगा नहीं। और इनफॉर्म, इनफॉर्म का मतलब आपको पता ही होगा, जो दुर्बल हो, कमज़ोर हो, वीक हो, फीबल हो, ये कहीं से मीनिंग रख नहीं रहा। बहुत दूर तक भी सोचेंगे तो मीनिंग रख नहीं रहा है इसका, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। अगला बात करते हैं, ये भाई साहब जिसको नहीं आया होगा वो कुछ नहीं करना है, वो ठीक है, वो फिर से पढ़ाई करना है, ठीक है। एज दे वॉक थ्रू द डैश दे हर्ड द डिस्टेंस ऑफ ए वुल्फ, जिसको केवल ये पता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो किसी चीज़ के यहाँ चलने की बात कर रही है तो उनको दूर से कुछ चीज़ की आवाज़, यानी उल्फ का आवाज़ सुनाई दिया, ऐसा कुछ बता रहा है इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वॉक थ्रू, वॉक थ्रू। अब ये समझिए, व्हील का जो मतलब होता है नकाब होता है, जिसे घूंघट आप कह सकते हैं एक प्रकार का, ठीक है, नकाब घूंघट जो भी कहिए। अब यहाँ पर भाई कोई घूंघट के थ्रू ना पास थोड़ी ना करता है, उसमें घुस के चलेगा नहीं ना, तो ये ऑप्शन गलत, जहाँ जाइए गलत, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है वेल, ये वेल भी नहीं हुआ क्योंकि इसका मतलब होता है रोना, ठीक है, एक प्रकार का वीपिंग करना, वेल का मतलब, ठीक है। तो ये भी होगा नहीं, तो एक ऑप्शन बच जाता वेल। अब ये इसका मतलब हुआ कि वो वेल के थ्रू, अब जो वेल मतलब तो आप समझते ही होंगे, एक प्रकार का जो घाटी वाला इलाका होता है उसके थ्रू वो जा रहा था, और उसको दूरी पर से किसका सिसकने या बिलखने या करने का आवाज़ सुनाई दिया, तो वो उल्फ का, राइट। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा जान नहीं था इसमें। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, इन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जिसमें कोई काम ना करे, निठल्ला जैसे बैठल रहे, ठीक है, आराम का नौकरी, आराम का नौकरी। आराम का नौकरी का भैया क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं सिनेक्योर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगला है साइनिस्योर। साइनिस्योर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एडमायरेशन का, मतलब या वस्तु जो जिसको अट्रैक्ट हो, किसी को, जो किसी को अट्रैक्ट करे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ 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 अटेंशन या एडमायरेशन वगैरह, ठीक है। रेक्लूज का मतलब हुआ, आपको पता ही है, संत के जीवन जीना, मोनास्टिक लाइफ। यूजरर का माने सूदखोर जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, पैसा सबको सूद पे देता है, उसको यूजरर कहा जाता है। नाउ ये अटेम्प्ट डायरेक्ट आ गया ना, सही था भाई, देखो कितना अच्छा बच्चा होगा, ठीक है। देखो, आई हैड टू पुल ए स्ट्रिंग टू पुट अप ए गुड शो। पुल ए स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये तो स्ट्रिंग को खींचना। अब जब ये स्ट्रिंग ऐसे इसको खींचोगे, अपना मीनिंग भी लगाओ, तो यानी कि तुम अपना पूरा बल का इस्तेमाल करोगे, तुम अपना इसमें दिमाग लगाओगे। तो जब दिमाग लगाओगे तो भाई दिमाग लगाने का मतलब यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस इसमें लगाओगे ना पूरा, तो ठीक है। यूज द इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं, वर्क हारमोनियसली होगा नहीं, वर्क हारमोनियसली का मतलब हुआ शांतिपूर्वक काम करना, प्ले म्यूजिक तो होगा नहीं। तो आई थिंक पुल स्ट्रिंग एक सीधा एडियम से जिसका मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक बता देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे गिटार में होता, उसको कैसे खींचोगे, जब तक तुम अपना पर्सनल दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक पर्सनल पकड़ नहीं बनाओगे, तब तक तो नहीं खींच पाओगे ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है ऑन वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरी। ऐसा व्यक्ति जो कहानी सुनाने में एक्सपर्ट हो, उसको कहते हैं रिकाउंटर। बिल्कुल, आप पढ़े भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब कुछ का मीनिंग पता कर लेते हैं। वेंट्रल, अच्छा वेंट्रल आपको पता होगा कि कोई चीज़ का एंटेरियर या फ्रंट वाला कहते हैं वेंट्रल। फेनेटिक माने सन की जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको फेनेटिक कहते हैं। टायरो का मतलब हुआ नोविस, जो नौसिखिया, अनस्किल्ड, नोट ज़्यादा स्किल्ड, उसको टायरो कहते हैं। हेजे यहाँ पर आया है मीनिंगफुल पैराग्राफ करने वाला, ठीक है। सेंटेंस एक कह रहा है, इसको अरेंज करना। द फर्स्ट स्टेप इन सेविंग मनी इज टू क्रिएट अ बजट। सही बात है कि पहला स्टेप है कि तुम पैसा बचाने में कि बजट बनाओ। दूसरा स्टेप है कि जब तुम वंस यू नो हाउ मच यू कैन सेव, मेक श्योर टू सेट असाइड अ पोर्शन फॉर इमरजेंसी। मतलब जब तुमको पता चल जाए कितना तुम बचा सकते हो, तो भाई साहब कुछ पोर्शन इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझना बहुत जरूरी होता है आपका पैराग्राफ वगैरह में, ठीक है। स्टार्ट बाय ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस एंड डिटरमाइनिंग वेयर यू कैन कट बैक। और कह रहा है एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए। सेंटेंस डी है सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर इज अ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। अब हमको कह रहा है भाई इसका मीनिंगफुल अरेंजमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अब मैं कुछ काटता हूँ। काटता क्या हूँ, अच्छा एक बात बताओ,
हम तुमको अपना नाम बताए ही नहीं कि मेरा नाम क्या है, अचानक बोल देंगे मेरा बेटा का नाम फलाना है, पहले आप तुम ये कहेगा ना सर आपका क्या नाम है, आप कौन है, पहले ये तो बताइए। तो उसी तरह से अब इसमें देखो ऑप्शन चेक करो, भैया बी नहीं हो सकता है, सीधे डायरेक्ट आप बात करें वंस यू नो हाउ मच यू कैन सेव मैक्स योर सेट असाइड पर्सन फॉर इमरजेंसी, कुछ हमको बता ही नहीं रहे हैं भाई साहब पैसा क्या चीज़ है, पैसा को क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए बी नंबर ऑप्शन कट, तो जहां बी वाला है ये कट, राइट। अब ए वाला लग रहा है कि भाई हाँ ये हो सकता है, द फर्स्ट स्टेप इन सेविंग मनी इज टू क्रिएट अ बजट, ठीक है ये हो सकता है। लेकिन ए के बाद सी, स्टार्ट बाय ट्रैकिंग योर एक्सपेंस एंड डिटरमाइनिंग वेयर यू कैन कट, सीधे डायरेक्ट सेविंग उविंग के बारे में कुछ चर्चा किया ही नहीं, डायरेक्ट हमको पहुंचा दिया भाई कि से मतलब कि ट्रैक करो कितना एक्सपेंस किया, कुछ बताया ही नहीं सेविंग वगैरह क्या चीज़ है, तो ये चीज़ गलत है, ये स्टार्ट हो भी नहीं सकता ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी तो कुछ कहीं से लिंक लग नहीं रहा है हमको, ठीक है, इसलिए डी ए सी बी हुआ, क्योंकि सबसे पहले इस सेंटेंस में इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर इज अ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन, बिल्कुल सही। उसके बाद अब इसमें कह रहा है कि अब इसमें सेविंग के बारे में नेक्स्ट इसमें चर्चा करना चाहिए, तो सेंटेंस ए में सेविंग के बारे में चर्चा भी हो रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इन सेविंग मनी इज टू क्रिएट अ बजट। जब आपको ये पता चला गया डी होगा तो तब तो बाकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तब उसके बाद डी ए हो गया, सी पता होगा स्टार्ट बाय ट्रैकिंग योर एक्सपेंस एंड डिटरमाइनिंग वेयर यू कैन कट बैक, ठीक है, क्लियर है बात। अब गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, इसका आपको पेसिव बनाना है, पेसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका पेसिव बनाइएगा, तो पेसिव में क्या आएगा, चलिए यहाँ पर दोज हु हेल्प देम सेल्फ आर हेल्प बाय गॉड, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं क्योंकि एग्जैक्टली पेज दिया है इसको, जिसमें प्रेजेंट में पेज दिया ऑप्शन होगा नहीं। अब ये भी होगा नहीं, दो जो हेल्प देम सेल्फ हेल्प गॉड, ये भी होगा नहीं, ये तीनों तो गलत है, ये सिंपल हो जाएगा क्योंकि भैया आप जब इस प्रेजेंट में तो आर तो या इज कहीं ना कहीं तो लगाओगे ना, जब पेसिव बनाओगे तो पेसिव बनाते वक्त में तो किसी में तो सिंपल सेंटेंस है ना, प्रेजेंट, ये भैया प्रेजेंट, ये भैया प्रेजेंट, तो आप दिमाग भी थोड़ा लगाओगे तो नहीं भी आएगा, तब कहोगे नहीं भैया इस आर तो लगना था, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ही आस्क व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, तो हेयर देखो सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव पार्ट में तो जो वाट के बाद जो पार्ट आएगा, या इंट्रोगेटिव में नरेशन में क्या होता है कि उस सेंटेंस को असर्टिव पहले किया जाता है, ठीक है, असर्टिव में बनाया जाता है। तो यहाँ पर असर्टिव में बनाया जाता है, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो ये पास्ट में इसको बदलना पड़ेगा, पास्ट टेंस में, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, इसलिए इस टेंस को प्रेजेंट से पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो अगर प्रेजेंट से पास्ट में बदलना पड़ेगा तो ये नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर लीव्स यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पर भी ए मतलब प्रेजेंट ही यूज किया गया है, ठीक है, जैसे था वैसे यूज कर दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ये फ्यूचर में यूज किया, ये भी गलत है, चूंकि यूज होना चाहिए प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में, तो इसीलिए इसमें सही ऑप्शन होगा ही आस्क व्हाट टाइम द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि इसको असर्टिव में अरेंज करना है, द ट्रेन व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, तो द ट्रेन ऐसा होगा व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, ये हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, उसी को चेंज करते लेफ्ट करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ आपका वही क्या बोलते हैं उसको, क्लोज टेस्ट। सबसे पहले ये देखिए कोई भी क्लोज टेस्ट बनाने में पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, पढ़ते हैं। मोस्ट पीपल फाइंड देयर लाइफ्स पर्पसलेस, वेस्टेड एंड वर्थलेस, मतलब इसका मतलब यह कि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी को ना उद्देश्यहीन मान लेते हैं, ठीक है, और उनको लगता है ज़िंदगी कुछ नहीं है, ठीक है, और दैट इज़ वाई विथ एन ऑर्डिनरी इलनेस और सम स्लाइटली, इसी वजह से उसको जब बीमारी वगैरह सब ये पूरा पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि किसी इंसान के ज़िंदगी को के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि वो ज़िंदगी को कितना कठिन मान लेता है, ठीक है। तो तनियो वो थोड़ा भी बीमार पड़ता है या कुछ उसको परेशानी आ जाती है, सिचुएशन ऐसा होता है, तो वो अपने जीवन को ख़त्म करने की सोचता है। तो यहाँ तक तो हम समझ पाए, यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो आपका पॉजिटिव तो नहीं आने वाला है, ठीक है, तो पॉजिटिव नहीं आने वाला है, तो अगर नहीं आएगा तो पहले ये चेक करना होगा, मैंने आपको मीनिंग बता दिया, अब ये समझाता हूँ। पॉजिटिव नहीं आएगा तो फेवरेबल पॉजिटिव वर्ड है, ख़त्म करो। ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, फंटास्टिक, इलास्टिक, उसको ड्यूरेबल कहते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद अनफेवरेबल,
अनफेवरेबल है, रीजनेबल, रीजनेबल भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव सेंस देता है, सी नंबर ऑप्शन होगा अनफेवरेबल। अब समझाता भी हूँ कि देखो बहुत सारे लोग जो अपने जीवन को पर्पसलेस मान लेते हैं, वेस्टेड मान लेते हैं, वर्थलेस मान लेते हैं, और इसको थोड़ा भी बीमारी या कोई भी जो है अनफेवरेबल सिचुएशन आता है, फेवरेबल मैंने पक्ष वाला और अनफेवरेबल मैंने कि जो उसके पक्ष में नहीं है, तो वो अपना भगवान से प्रार्थना करता है कि भाई कि हमारा जीवन लीला खत्म कर दो, इसलिए अनफेवरेबल ही सही ऑप्शन इसका होगा, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ वन साइकोलॉजिस्ट एवरी पर्सन थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड मोर देन वंस इन हिज लाइफ। ठीक, अगर एक साइकोलॉजिस्ट की मानो तो प्रत्येक आदमी अपने जीवन में एक बार मरने के लिए तो सोच ही लेता है। इट इज़ डिफरेंट थिंग दैट ही डैश नॉट डेवलप इनफ करेज टू इन हिज लाइफ। अब कह रहा है ये अलग चीज़ है कि वो डैश मतलब कि साहस नहीं जुटा पाता है अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर 2 नंबर में देखिए पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर हैड ऑप्शन नहीं होगा इसमें, उसके बाद डिड भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ चेक करते हैं, ही के साथ हैज़ लग सकता है, लेकिन ही के साथ हैज़ लग सकता है लेकिन चर्चा हो रहा है प्रेजेंट में, तो ही डज लगना चाहिए, सही ऑप्शन होगा डज। ही डज नॉट डेवलप इनफ करेज, वो ऐसा मतलब साहस नहीं जुटा पाता है कि अपने जीवन को ख़त्म कर ले। इवन देन सम इम्पल्सिव, मतलब जो इम्पल्स करने वाला कुछ इम्पल्सिव इंडिविजुअल जो होते हैं कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ डैश रीजंस लाइक फेलिंग इन एग्जाम्स। लेकिन कुछ पगलेट आदमी जो होता है, ठीक है, वो सुसाइड करने के लिए सोच लेता है सिर्फ इस बात को सोचकर कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। चलो 3 नंबर में क्या भराएगा, ठीक है, 3 नंबर में देखते हैं। अच्छा एग्जाम में फेल होना कोनो बड़ा बात है, नहीं बात है ना, तो नहीं बात है तो बिग तो खत्म हो जाएगा ना। कह रहा है तनी वो बात पर सब मरने के लिए सोच लेता है। देखो तो कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक फेलिंग एग्जाम्स, लूजिंग अ जॉब, क्वारल्स इन द फैमिली और डिफीट इन अ कोर्ट और लॉ। ये तो बड़ा बात तो है नहीं ना, तो लोग अपना जीवन लीला क्यों खत्म करे, तो बड़ा बात नहीं है, तो बिग नहीं होगा। वैल्यूएबल तो है ही नहीं क्योंकि पूरा देखो ना नेगेटिव वर्ड इसमें आएगा, ठीक है, तो वैल्यूएबल होगा नहीं, राइट। डिटेक्टेबल नहीं होगा इसमें, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भर के भी देखो कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ डिटेक्टेबल रीजंस, नहीं, बिकॉज ऑफ पीटी माने ये सब बड़का बात है, छोटी छोटी बात, पीटी इशूज, ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन सही होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर पीपल कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ सच रीजन इज ऑन द इंक्रीज, बढ़ रहा है आदमी का, सुसाइड करने वाला आदमी का रेट बढ़ रहा है, राइट। सम पीपल से दैट अ मैन गेट्स दैट्स अ डिसअपॉइंटिंग एटमोस्फियर एवरीवेयर अराउंड हिम दैट ही डज नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन एक्सेप्ट दिस। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब हम लोग मर्द लोग को एक डिसअपॉइंटिंग एटमोस्फियर मिल जाता है सभी जगहों पर, और उसको ये मरने के अलावा कोई सोल्यूशन दिखता ही नहीं है। द सम पीपल से दैट अ मैन गेट डैश ए, ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन में है सच एज अ डिसअपॉइंटिंग, है सो एज अ डिसअपॉइंटिंग, तो सो एज भर के देखिए नहीं अच्छा लग रहा पढ़ने में। सच एज भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है और ए के साथ सबसे बेस्ट बैठता है सच आ ही बैठता है, क्योंकि सच एज अ नहीं बैठता, कभी सुने भी नहीं होंगे, तो यहाँ पर सच यूज होना चाहिए, ऐसा कि सच अ डिसअपॉइंटिंग, इस तरह का डिसअपॉइंटिंग एटमोस्फियर, तो यहाँ पर ए नंबर, सॉरी माफ करिए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू सम साइकेट्रिस्ट, कुछ साइकेट्रिस्ट के हिसाब से, मनोचिकित्सक के हिसाब से, पीपल विद डैश टेंडेंसी हु आर अनेबल टू एक्सप्रेस देम डिस्ट्रॉय देमसेल्फ बाय दिस टेंडेंसीज। और मतलब उनके हिसाब से कुछ ऐसे आदमी जो जिनमें ये प्रवृत्ति नहीं होती खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर विथ पीपल विथ डैश, पीपल विथ, अब यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा कि कोई पीपल विथ डैश टेंडेंसी, तो इसमें तो, और इसका सेकेंड पार्ट पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये सेकेंड पार्ट में आपको ये समझ आएगा कि सेकेंड पार्ट में निगेटिव चर्चा की जा रही है कि भाई जिस आदमी में इस तरह का टेंडेंसी होता है वो अपना जीवन लीला को ख़त्म कर लेता है, राइट। तो जब यहाँ पर चर्चा ये की जा रही है, तो जब तुम अपने जीवन लीला को समाप्त करोगे, तुम्हारे अंदर मेरे भाई पॉजिटिव तो वाइब्स होंगे ही नहीं। देखो फीलिंग से कैसे होते हैं, तो यहाँ पर जो एमिकेबल तो तुम होगे नहीं, जब तुम एमिकेबल होते तो किसी को अपना एक्सप्रेस करते, वरासियस तो होगे नहीं, ठीक है, एमाइबल तुम होगे नहीं, तो वायलेंट तुम्हारे अंदर मेरे भाई, सम पीपल विद वायलेंट टेंडेंसी, यानी उनके टेंडेंसी प्रवृत्ति एकदम क्या होता है, वायलेंट प्रवृत्ति टाइप के आदमी होते हैं, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन लीला को समाप्त करने की सोच लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये आप समझ गए होंगे। और किसी भी पार्ट में अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।